कभी आपने महसूस किया है कि पूरी दुनिया के बीच खड़े होकर भी अंदर कहीं एक खालीपन मौजूद है, जैसे सब कुछ होने के बावजूद कुछ कमी रह गई हो। अच्छी नौकरी हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, लेकिन फिर भी रात को जब आप अकेले अपने कमरे में होते हैं तो मन के किसी कोने से एक आवाज उठती है कि शायद मैं अभी भी पर्याप्त नहीं हूं, शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद मुझे और बेहतर होना चाहिए। और यही वो जगह है जहां हमारी पूरी जिंदगी धीरे धीरे एक दौड़ में बदल जाती है। हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं और खुद की तुलना करते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ा और प्यार मिल जाए, थोड़ा और सम्मान मिल जाए तो शायद हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि इंसान की ये भूख कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी पैदा हो जाती है, और इसी अंतहीन दौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आप पहले से ही पूरे हैं, शायद आपके अंदर कुछ भी टूटा हुआ नहीं है, शायद आपको ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। थाईलैंड की एक बहुत पुरानी कहानी है। कई साल पहले कुछ भिक्षु एक विशाल बुद्ध प्रतिमा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। वो प्रतिमा मिट्टी से बनी हुई दिखाई देती थी, भारी थी, साधारण थी और देखने में खास नहीं लगती थी। लेकिन रास्ते में अचानक वो गिर गई और उसमें दरार आ गई। जब भिक्षुओं ने उस दरार के अंदर झांका तो उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटानी शुरू की और फिर जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। उस मिट्टी के अंदर पूरी की पूरी प्रतिमा सोने की बनी हुई थी। सदियों पहले आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उस सोने की प्रतिमा को मिट्टी से ढक दिया गया था, ताकि कोई उसकी असली कीमत पहचान न सके। समय बीतता गया और लोग भूल गए कि अंदर सोना है। सबको वही मिट्टी दिखाई देने लगी, लेकिन सच कभी बदला नहीं। अंदर का सोना हमेशा वही था, और शायद हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं। हमारे ऊपर भी डर की, शर्म की, असुरक्षा की और समाज की बनाई हुई परतें चढ़ गई हैं। हमें बचपन से धीरे धीरे सिखाया गया कि हम जैसे हैं वैसे पर्याप्त नहीं हैं। अगर अच्छे नंबर आएंगे तभी लोग प्यार करेंगे, अगर सफल होंगे तभी सम्मान मिलेगा, अगर खूबसूरत दिखेंगे तभी स्वीकार किए जाएंगे। और इन सारी बातों ने हमारे ऊपर मिट्टी की मोटी परत बना दी। धीरे धीरे हम खुद को उसी मिट्टी के रूप में देखने लगे। हम भूल गए कि अंदर सोना भी है। यही इस पूरी यात्रा की शुरुआत है, अपने अंदर उस सोने को फिर से पहचानने की यात्रा। ध्यान दीजिए, जब कोई छोटा बच्चा खेलता है तो वो खुद को कम नहीं समझता। वो ये नहीं सोचता कि लोग उसे जज कर रहे हैं। वो बस खेलता है, हंसता है, गिरता है, उठता है और फिर से दौड़ पड़ता है। उसके अंदर जीवन के प्रति एक सहज विश्वास होता है, क्योंकि उसने अभी तक दुनिया की वो आवाज़ें नहीं सुनी होती जो कहती हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया हमें बदलने लगती है। स्कूल हमें तुलना करना सिखाता है, समाज हमें प्रतियोगिता सिखाता है, सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, और धीरे धीरे हम खुद से दूर होते जाते हैं। फिर एक दिन हम आईने में खुद को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद मुझ में कुछ गलत है। यही वो जाल है जिसमें लगभग हर इंसान फंसा हुआ है। लेकिन बुद्ध ने करीब 2500 साल पहले एक ऐसी बात कही थी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। उन्होंने कहा कि इंसान का असली स्वभाव खराब नहीं है, इंसान मूल रूप से अच्छा है, शांत है, पूर्ण है। समस्या ये नहीं कि हमारे अंदर अच्छाई नहीं है, समस्या सिर्फ ये है कि हमने उसे देखना बंद कर दिया है। जब बुद्ध ध्यान में बैठे तो उन्होंने अपने अंदर झांका। उन्होंने देखा कि मन लगातार भागता रहता है, कभी इच्छाओं के पीछे, कभी डर के पीछे, कभी गुस्से के पीछे। लेकिन जब ये सारी आवाज़ें थोड़ी देर के लिए शांत होती हैं, तब अंदर एक गहरी शांति महसूस होती है, एक ऐसी जगह जहां इंसान खुद को पर्याप्त महसूस करता है। और यही कारण है कि ध्यान सिर्फ रिलैक्स होने की तकनीक नहीं है, ध्यान खुद से मिलने का रास्ता है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है सारे विचार बंद हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। विचार तो आते रहेंगे, मन का काम ही है सोचना। ध्यान का असली मतलब है हर बार विचारों में खो जाने के बाद वापस वर्तमान में लौट आना। मान लीजिए आप बैठे हैं और अचानक आपको ऑफिस की चिंता याद आ जाती है, फिर आपको किसी की कही हुई बात याद आती है, फिर भविष्य का डर आता है, और फिर अचानक आपको एहसास होता है कि आप अपने विचारों में खो गए थे। उसी क्षण जब आप वापस वर्तमान में लौटते हैं, वही ध्यान है। धीरे धीरे यही अभ्यास हमें दिखाने लगता है कि हमारे विचार ही हमारी असली पहचान नहीं है। आप वो आवाज़ नहीं है जो कहती है कि तुम बेकार हो। आप वो डर नहीं है जो आपको रात में जगाए रखता है।
आप वो असफलता नहीं है जो कभी आपके साथ हुई थी। ये सब सिर्फ मन की कहानियां हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कहानियां बदली जा सकती हैं। कई बार इंसान अपने ही मन के खिलाफ युद्ध लड़ता रहता है, खुद को कोसता रहता है, खुद को धक्का देता रहता है। लेकिन जितना हम खुद से लड़ते हैं उतना ही अंदर का दर्द बढ़ता जाता है। सोचिए, अगर आपका कोई बहुत करीबी दोस्त उदास हो तो क्या आप उससे कहेंगे कि तुम बेकार हो? शायद नहीं। आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसे महसूस कराएंगे कि वो अकेला नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि जो दया हम दूसरों को दे सकते हैं वही खुद को देने में हमें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। हम खुद के सबसे कठोर आलोचक बन जाते हैं। और यही वजह है कि आत्म प्रेम सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। खुद को वैसे स्वीकार करना जैसे आप हैं, अपनी कमियों सहित, अपनी गलतियों सहित। क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा शर्तों के बिना होता है। अगर आप खुद से तभी प्यार करेंगे जब सब कुछ परफेक्ट होगा, तो शायद आप कभी खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंसान हमेशा अधूरा रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ गलत होगा, हमेशा कुछ ऐसा होगा जिसे सुधारना बाकी होगा। लेकिन शायद जीवन का उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं है। शायद उद्देश्य है अपने भीतर उस जगह तक पहुंचना जहां आप बिना किसी शर्त के खुद को स्वीकार कर सकें। और ये आसान नहीं है, क्योंकि समाज ने हमें लगातार उल्टा सिखाया है। हमें सिखाया गया कि हमारी कीमत हमारी उपलब्धियों से तय होती है, हमारी सैलरी से, हमारे रिश्तों से, हमारे शरीर से, हमारे फॉलोअर्स से। लेकिन अगर आपकी सारी उपलब्धियां एक दिन गायब हो जाए तो क्या आप फिर भी खुद को प्यार कर पाएंगे? यही असली सवाल है। बुद्ध ने कहा था कि दुख इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम लगातार चाहते रहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हों। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हम चाहते हैं कि जिंदगी हमेशा आसान रहे, हम चाहते हैं कि हमें कभी असफलता न मिले। लेकिन जिंदगी हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलती, और जब वास्तविकता हमारी उम्मीदों से टकराती है तब दुख पैदा होता है। लेकिन ध्यान हमें धीरे धीरे सिखाता है कि वास्तविकता से लड़ना बंद करो, वर्तमान क्षण को स्वीकार करो, क्योंकि इसी क्षण में शांति छिपी हुई है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तब कुछ पलों के लिए मन शांत हो जाता है, और उन्हीं पलों में आपको एहसास होता है कि शायद अभी इसी क्षण मैं ठीक हूँ, शायद मुझे अभी कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, शायद मैं पहले से ही पर्याप्त हूँ। और ये एहसास छोटा लग सकता है, लेकिन यही पूरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। क्योंकि एक बार अगर इंसान को अपने अंदर की उस अच्छाई की झलक मिल जाए तो वो फिर धीरे धीरे उसी तरफ लौटना चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार समुद्र देखे और फिर बार बार उसी किनारे पर वापस जाना चाहे। धीरे धीरे ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं रहता, वो जीने का तरीका बन जाता है। फिर आप लोगों को अलग नज़र से देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि दूसरे लोग भी अपने डर और दर्द से लड़ रहे हैं। जो इंसान गुस्सा करता है उसके अंदर भी कोई अनदेखा घाव होता है। जो इंसान दूसरों को चोट पहुंचाता है वो खुद भी कहीं टूटा हुआ होता है। और तब आपके अंदर करुणा पैदा होने लगती है। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? संदेह। वही अंदर की आवाज़ जो कहती है कि ये सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम अलग हो, तुम टूटे हुए हो। बुद्ध की कहानी में इस आवाज़ को मारा कहा गया। मारा कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो इंसान के डर, लालच और संदेह का प्रतीक था। जब बुद्ध एनलाइटनमेंट के करीब पहुंचे तब मारा उनके सामने आया और बोला, तुम कौन होते हो जागृत होने वाले? तुम इसके योग्य नहीं हो। और यही आवाज़ आज भी हमारे अंदर बोलती है, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम प्यार के लायक नहीं हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। लेकिन बुद्ध ने उस आवाज़ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने धरती को छुआ और कहा कि मैं योग्य हूँ, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही मेरी योग्यता है। क्या आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात है? आपको अपने अस्तित्व को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस दुनिया में रहने का अधिकार कमाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसलिए मूल्यवान हैं क्योंकि आप जिंदा हैं। और शायद यही सबसे कठिन बात है जिसे इंसान स्वीकार कर पाता है, क्योंकि पूरी दुनिया ने हमें सिखाया है कि पहले कुछ बनो फिर खुद को स्वीकार करो। लेकिन शायद सच्चाई इसका उल्टा है, पहले खुद को स्वीकार करो फिर जिंदगी बदलने लगेगी। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद के मन से है। बाहर की समस्याएं उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अंदर चलती हुई आवाज़ें, क्योंकि बाहर का शोर कुछ देर बाद शांत हो जाता है, लेकिन अंदर का शोर सालों तक चलता रहता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि इंसान दिन भर में सबसे ज़्यादा बातें किससे करता है? खुद से। सुबह उठते ही मन शुरू हो जाता है, आज बहुत काम है, मैं पीछे चल रहा हूँ, लोग मुझसे बेहतर हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? और बिना महसूस किए हम पूरे दिन उसी मानसिक बातचीत में फंसे रहते हैं।
सबसे अजीब बात यह है कि हम उन आवाज़ों पर विश्वास भी कर लेते हैं। अगर कोई दूसरा इंसान हमें दिन भर उतनी कठोर बातें बोले जितनी हम खुद से कहते हैं, तो शायद हम उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। लेकिन अपने ही मन की कठोरता को हम सामान्य मान लेते हैं। यही वो जगह है जहां ध्यान एक नई खिड़की खोलता है। ध्यान हमें सिखाता है कि हर विचार सच नहीं होता। मान लीजिए आसमान में बादल हैं। क्या बादल ही पूरा आसमान है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वहीं रहता है। उसी तरह विचार भी आते जाते रहते हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी डर से भरे हुए। लेकिन आपके भीतर एक ऐसी जगह है जो इन सब के पीछे हमेशा शांत रहती है। ध्यान उसी जगह तक पहुंचने का अभ्यास है। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगता है। इंसान बैठता है और उसे लगता है कि उसका मन पहले से ज़्यादा भाग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मन हमेशा से भाग रहा था, बस अब पहली बार आप उसे देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई नदी हमेशा बहती रहती है, लेकिन जब तक आप उसके किनारे खड़े नहीं होते तब तक आपको उसकी गति का एहसास नहीं होता। कई लोग ध्यान शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अच्छे मेडिटेटर नहीं हैं। लेकिन ध्यान में अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। अगर आपका मन 1000 बार भटका और आपने 1000 बार उसे प्यार से वापस लाया, तो वही ध्यान है। असल में हर बार वापस लौटना ही अभ्यास है। यहीं से इंसान धीरे धीरे खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाना शुरू करता है, और यही रिश्ता पूरी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं समझते। वे अपने डर को दबाते रहते हैं, अपनी उदासी से भागते रहते हैं, अपने दर्द को छुपाते रहते हैं। लेकिन अंदर जो चीज़ें अनदेखी रह जाती हैं, वे कभी गायब नहीं होती, वे सिर्फ और गहरी होती जाती हैं। इसलिए आत्मस्वीकार का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी कमज़ोरियों से भागना बंद कर देते हैं। आप खुद को इंसान होने की अनुमति देते हैं। और इंसान होना परफेक्ट होना नहीं है। कभी कभी हम टूटेंगे, कभी गलत फैसले लेंगे, कभी लोगों को दुख पहुंचाएंगे, कभी खुद को निराश करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम खुद को प्यार देना सीख जाएं, तो ज़िंदगी का पूरा अनुभव बदलने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्म प्रेम का मतलब है खुद को हमेशा अच्छा महसूस कराना। लेकिन सच्चा आत्म प्रेम कई बार कठिन भी होता है, क्योंकि इसका मतलब है खुद के सामने ईमानदारी से खड़ा होना, अपने डर को देखना, अपनी आदतों को देखना, अपनी असुरक्षाओं को पहचानना, और फिर भी खुद को रिजेक्ट ना करना। यही असली हीलिंग है। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों से अप्रूवल मांगते रहते हैं। कोई उन्हें पसंद करे, कोई उनकी तारीफ करे, कोई उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराए। लेकिन समस्या ये है कि अगर आपकी खुशी दूसरों की राय पर टिकी है, तो आपकी शांति हमेशा खतरे में रहेगी। क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, उनकी राय बदलती रहती है। आज जो इंसान आपको प्यार करता है, कल वही दूर जा सकता है। आज जो आपकी तारीफ कर रहा है, कल वही आलोचना कर सकता है। अगर आपकी पहचान दूसरों की नज़रों पर बनी है, तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए बुद्ध बार बार वर्तमान क्षण की तरफ लौटने की बात करते थे, क्योंकि वर्तमान में ही एक ऐसी जगह है जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता। ध्यान से देखिए, जब आप पूरी तरह किसी खूबसूरत सनसेट को देख रहे होते हैं, उस पल आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे होते। जब आप किसी गाने में पूरी तरह खो जाते हैं, उस पल आपका डर गायब हो जाता है। जब आप किसी अपने इंसान के साथ दिल से हंस रहे होते हैं, तब कुछ क्षणों के लिए मन का बोझ हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन पलों में आप वर्तमान में होते हैं, और वर्तमान में इंसान स्वाभाविक रूप से शांत होता है। लेकिन हमारा मन वर्तमान में रहना नहीं चाहता। वो या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। अतीत में जाकर वो पछताता है, भविष्य में जाकर वो डरता है, और इसी बीच वर्तमान खो जाता है। यही कारण है कि आज इतनी सुविधाएं होने के बावजूद इंसान पहले से ज़्यादा बेचैन है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट है, एंडलेस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन शांति नहीं है। क्योंकि शांति बाहर की चीज़ नहीं है, वो मन की अवस्था है। और जब तक इंसान खुद से जुड़ना नहीं सीखता, तब तक कोई भी उपलब्धि उसे स्थायी खुशी नहीं दे सकती। एक इंसान प्रमोशन मिलने के बाद कुछ दिन खुश रहता है, फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। कोई रिलेशनशिप शुरू होने पर एक्साइटेड होता है, फिर धीरे धीरे इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है। कोई नया घर खरीदता है, नई कार खरीदता है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी सामान्य लगने लगता है। मन हमेशा अगली चीज़ की तरफ भागता रहता है, और यही एंडलेस क्रेविंग दुख पैदा करती है। बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से समझा था। वे देखते थे कि इंसान सोचता है कि जब ये मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो चीज़ मिलती है तब मन कुछ और चाहता है। यानी समस्या बाहर की चीज़ों की कमी नहीं है, समस्या अंदर की असंतुष्टि है। और इस असंतुष्टि की जड़ क्या है? खुद से डिस्कनेक्ट हो जाना।
जब इंसान अपने भीतर की अच्छाई को भूल जाता है तब वो हर जगह वैलिडेशन खोजता है। वो चाहता है कि दुनिया उसे बताए कि वो पर्याप्त है, लेकिन दुनिया कभी ये काम पूरी तरह नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज़ अंदर से आनी चाहिए उसे बाहर से नहीं भरा जा सकता। इसलिए मेडिटेशन सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये अपने घर वापस लौटने जैसा है। अपने भीतर वापस लौटना, अपने उस हिस्से तक पहुंचना जो हमेशा शांत था लेकिन शोर में दब गया था। और धीरे धीरे जब इंसान उस जगह को छूने लगता है तब उसकी पूरी परसेप्शन बदलने लगती है। फिर वो खुद को सिर्फ अपनी मिस्टेक से डिफाइन नहीं करता, फिर वो दूसरों को सिर्फ उनके व्यवहार से जज नहीं करता, फिर जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम्स की लिस्ट नहीं लगती, बल्कि हर चीज़ में थोड़ी सॉफ्टनेस आने लगती है, थोड़ी स्पेस आने लगती है, थोड़ी करुणा आने लगती है। और शायद यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है। कोई मैजिकल एक्सपीरियंस नहीं, कोई आसमान से उतरती हुई रोशनी नहीं, बस धीरे धीरे खुद से युद्ध खत्म होना, धीरे धीरे खुद को दुश्मन की तरह देखना बंद करना, धीरे धीरे ये समझना कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं, आप सिर्फ उन कहानियों से घायल हैं जो सालों से आपके मन में दोहराई जा रही हैं। और हीलिंग तब शुरू होती है जब आप उन कहानियों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। जब आप पहली बार खुद से कहते हैं शायद मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। और शुरुआत में मन इसका विरोध करेगा, वो कहेगा नहीं, अभी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। लेकिन ध्यान रखिए, खुद को स्वीकार करना और खुद को बेहतर बनाना दो अलग चीज़ें हैं। आप ग्रोथ चाहते हुए भी खुद से प्यार कर सकते हैं, आप बदलना चाहते हुए भी खुद को रिजेक्ट किए बिना आगे बढ़ सकते हैं। यही हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जो बदलाव नफरत से आता है वो टिकता नहीं, लेकिन जो बदलाव प्यार से आता है वो इंसान को अंदर से बदल देता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है, हर किसी का रास्ता अलग है, हर इंसान अपने अनसीन स्ट्रगल से गुजर रहा है, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई दर्द छिपा है। और तब तुलना कम होने लगती है, मन थोड़ा शांत होने लगता है। फिर एक दिन इंसान अकेले बैठा होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और अचानक उसे महसूस होता है कि इतने सालों से जिसे वो खोज रहा था वो हमेशा उसके भीतर ही था। वही शांति, वही पर्याप्त होने का एहसास, वही बेसिक गुडनेस। और उस क्षण में शायद पहली बार इंसान सच में सांस लेता है। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम शायद यही है कि हम सोचते हैं हमें खुद तक पहुंचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। हम किताबों में खोजते हैं, लोगों में खोजते हैं, अचीवमेंट्स में खोजते हैं, लेकिन जितना बाहर भागते हैं उतना ही भीतर खालीपन महसूस होने लगता है। क्योंकि इंसान जिस चीज की तलाश कर रहा है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो उसकी अपनी प्रकृति है। लेकिन इस सच्चाई को समझने से पहले अक्सर इंसान को बहुत भटकना पड़ता है। कई लोग अपने दर्द से बचने के लिए खुद को लगातार बिजी रखते हैं। कुछ लोग काम में खो जाते हैं, कुछ लोग रिश्तों में, कुछ लोग सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट या लगातार डिस्ट्रैक्शंस में। क्योंकि जैसे ही शांति आती है अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और सच कहें तो ज्यादातर लोग खुद के साथ अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि अकेलेपन में वो सब ऊपर आने लगता है जिसे हमने सालों से दबा रखा है। पुरानी असफलताएं, अधूरे रिश्ते, बचपन के घाव, वो शब्द जो किसी ने कभी कहे थे और जो आज भी अंदर चुपते हैं। ध्यान इन सब चीजों को अचानक मिटा नहीं देता, लेकिन ये हमें उनसे भागना बंद करना सिखाता है। यही फर्क है, पहले हम दर्द से भागते थे, अब हम उसे देखना सीखते हैं। और अजीब बात यह है कि जब इंसान अपने दर्द को पूरी ईमानदारी से देखता है तभी हीलिंग शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में सालों से एक अंधेरा कोना है जहां आप कभी रोशनी नहीं डालते। आप बस उससे बचते रहते हैं, लेकिन डर खत्म नहीं होता। डर तभी खत्म होता है जब आप एक दिन वहां रोशनी लेकर जाते हैं और देखते हैं कि वहां आखिर है क्या। मन भी ऐसा ही है, जिन हिस्सों से हम भागते हैं वही हिस्से हमें सबसे ज्यादा नियंत्रित करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने अवेयरनेस को इतना महत्व दिया था। अवेयरनेस मतलब सिर्फ देखना, बिना जजमेंट के, बिना भागे। अगर गुस्सा आ रहा है तो बस देखना कि गुस्सा आ रहा है, अगर डर है तो देखना कि डर है, अगर जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, लोनलीनेस है तो उसे दबाने की बजाय पहचानना। क्योंकि जिस भावना को आप स्वीकार कर लेते हैं उसका आप पर नियंत्रण कम होने लगता है, लेकिन जिसे आप दबाते हैं वो अंदर और ताकतवर हो जाती है। कई लोग पूरी जिंदगी स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली स्ट्रेंथ क्या है? क्या कभी न टूटना स्ट्रेंथ है, या टूटने के बाद भी खुद को प्यार देना स्ट्रेंथ है? दुनिया हमें सिखाती है कि कमजोर मत दिखो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा प्रोडक्टिव रहो। लेकिन इंसान मशीन नहीं है, कभी कभी थक जाना भी स्वाभाविक है, कभी डरना भी, कभी रो देना भी। और शायद स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का मतलब यही है कि इंसान खुद को इंसान होने की अनुमति दे देता है। वो परफेक्शन का प्रेशर छोड़ देता है,
क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश करे तो उसकी पूरी जिंदगी डर में गुजर जाएगी। वो हर गलती से डरेगा, हर क्रिटिसिज्म से टूट जाएगा, हर कंपैरिजन उसे कमजोर कर देगा। लेकिन जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि इम्परफेक्ट होना ही ह्यूमन होना है, तब उसके अंदर एक नई फ्रीडम पैदा होती है। वो धीरे धीरे दूसरों के सामने भी असली बनना शुरू करता है। अब उसे हर समय मास्क पहनने की जरूरत नहीं रहती। और शायद यही कारण है कि सबसे खूबसूरत लोग वे नहीं होते जो सबसे परफेक्ट दिखते हैं। सबसे खूबसूरत लोग वे होते हैं जो अपने सच के साथ सहज होते हैं, जो वल्नरेबल होने से नहीं डरते, जो अपने दर्द को छुपाने की बजाय उसे समझते हैं, जो दूसरों को भी इंसान होने की जगह देते हैं। क्योंकि जब आप खुद को कंपैशन देते हैं तभी आप दूसरों को भी कंपैशन दे पाते हैं। वरना हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे साथ हुआ था। अगर हमें हमेशा जज किया गया तो हम भी दूसरों को जज करने लगते हैं। अगर हमें कभी अनकंडीशनल लव नहीं मिला तो हम भी प्यार को कंडीशंस में बांटने लगते हैं। लेकिन हीलिंग का मतलब है उस साइकिल को तोड़ देना, अपने अंदर इतनी जागरूकता पैदा करना कि आप पुराने दर्द को आगे पास न करें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रेजेंस, वर्तमान मोमेंट में लौटना, बार बार लौटना। क्योंकि वर्तमान ही वो जगह है जहाँ जीवन वास्तव में हो रहा है। बाकी सब या तो मेमोरी है या इमेजिनेशन। लेकिन मन को यही सबसे मुश्किल लगता है। वो हमेशा कहीं और रहना चाहता है। अगर अभी दुख है तो वो फ्यूचर में भागता है, अगर अभी खुशी है तो वो डरता है कि ये खत्म न हो जाए। यानी मन कभी पूरी तरह इस क्षण में नहीं रहता। और इसी वजह से इंसान छोटी छोटी चीज़ों की सुंदरता खो देता है। सुबह की हवा, चाय की गर्माहट, किसी अपने की हंसी, बारिश की आवाज़, ये सब हमेशा से मौजूद थे। लेकिन हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं कि इन्हें महसूस करना भूल गए हैं। बुद्ध कहते थे कि एनलाइटनमेंट कोई दूसरी दुनिया नहीं है, ये इसी दुनिया को पूरी जागरूकता से देखना है। उसी पेड़ को देखना, लेकिन पहली बार सच में देखना। उसी इंसान से बात करना, लेकिन पहली बार सच में सुनना। उसी सांस को महसूस करना, लेकिन पहली बार सच में उसके साथ होना। और धीरे धीरे जब अवेयरनेस बढ़ती है तो इंसान नोटिस करता है कि उसके रिएक्शंस बदलने लगे हैं। पहले छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब थोड़ा स्पेस महसूस होता है। पहले रिजेक्शन से आइडेंटिटी हिल जाती थी, अब दर्द तो होता है लेकिन अंदर कहीं स्टेबिलिटी बनी रहती है। पहले हर कंपैरिजन इनसिक्योरिटी पैदा करता था, अब मन थोड़ा कम भागता है। ये बदलाव ओवरनाइट नहीं आते, ये एक धीमी प्रक्रिया है। क्योंकि सालों की कंडीशनिंग एक दिन में नहीं टूटती। हमने बहुत लंबे समय तक खुद को इनएडिक्वेट माना है। बहुत लंबे समय तक हमने खुद को अचीवमेंट्स के आधार पर मेजर किया है। इसलिए जब पहली बार कोई कहता है कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो तो मन उसे तुरंत स्वीकार नहीं करता, उसे शक होता है। क्योंकि अगर हम पहले से पर्याप्त हैं तो फिर पूरी जिंदगी जो दौड़ चल रही थी उसका क्या? फिर इतनी मेहनत, इतना कंपैरिजन, इतनी एंग्जाइटी किस लिए थी? और यही रियलाइजेशन कई बार पेनफुल भी होता है। इंसान समझता है कि उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खुद से दूर भागते हुए बिताया। लेकिन यही जागरूकता ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत भी है। क्योंकि अब वो पहली बार कॉन्शियसली जीना शुरू करता है। अब वो सिर्फ सोसाइटी की प्रोग्रामिंग पर नहीं चल रहा, अब वो खुद से सवाल पूछ रहा है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मैं क्यों भाग रहा हूँ? मैं किस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ? और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर मुझे किसी को कुछ साबित ना करना पड़े तो मैं कौन हूँ? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इन्हीं सवालों के भीतर फ्रीडम छिपी है। क्योंकि जब इंसान दूसरों की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बाहर निकलता है तभी वो अपनी असली आवाज़ सुन पाता है। और वो आवाज़ हमेशा बहुत शांत होती है। वो चिल्लाती नहीं, वो बस धीरे से कहती है, रुको, सांस लो, तुम पहले से पूरे हो। लेकिन उस आवाज़ को सुनने के लिए शोर कम करना पड़ता है। इसीलिए मेडिटेशन सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये साइलेंस से फ्रेंडशिप करना है, अपने भीतर जगह बनाना है। और उस जगह में धीरे धीरे इंसान डिस्कवर करता है कि उसके भीतर जितना प्यार है उतना डर कभी था ही नहीं। उसके भीतर जितनी रोशनी है उतना अंधेरा कभी नहीं था। बस अंधेरे ने ध्यान ज़्यादा खींच लिया था। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान पूरी जिंदगी उस चीज़ को ठीक करने में लगा देता है जो कभी टूटी ही नहीं थी। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कुछ बनने की कोशिश में निकल गया। बचपन से उसे बताया गया कि अभी जो तुम हो वो काफ़ी नहीं है। पहले अच्छे नंबर लाओ, फिर खुश होना, फिर अच्छी नौकरी पाओ, फिर खुश होना, फिर शादी, पैसा, घर, पहचान, और उसके बाद शायद कहीं जाकर शांति मिलेगी। लेकिन समस्या ये है कि उसके बाद कभी आता ही नहीं। मन हमेशा अगली मंजिल बना लेता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है।
और इस तरह इंसान पूरी जिंदगी फ्यूचर में जीता रहता है, जबकि उसका असली जीवन हर दिन उसके सामने से गुजरता रहता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने सबसे खूबसूरत पल भी पूरी तरह जी नहीं पाते। वे वेकेशन पर भी स्ट्रेस में रहते हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए भी फोन चेक करते रहते हैं, परिवार के बीच होते हुए भी मन कहीं और भटक रहा होता है। शरीर यहाँ होता है लेकिन मन नहीं, और जहाँ मन नहीं होता वहाँ जीवन महसूस नहीं होता। बुद्ध ने इसी बात को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने देखा कि इंसान का सफरिंग बाहर की परिस्थितियों से कम और उसके अनकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पैदा होता है। मतलब समस्या सिर्फ ये नहीं कि हमारे जीवन में दर्द है, समस्या ये है कि हम उस दर्द के बारे में एंडलेस स्टोरीज बनाते रहते हैं। एक छोटी सी रिजेक्शन होती है और मन तुरंत कहानी शुरू कर देता है। मैं कभी इनफ नहीं हूँ, कोई मुझे सच में प्यार नहीं करेगा, मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा। घटना छोटी होती है लेकिन मन उसे आइडेंटिटी बना देता है, और धीरे धीरे इंसान अपनी कहानियों पर इतना विश्वास करने लगता है कि उसे लगता है वही उसकी सच्चाई है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके थॉट्स हमेशा बदलते रहते हैं? कभी आप खुद को पावरफुल महसूस करते हैं, कभी वर्थलेस, कभी होपफुल, कभी कंप्लीटली ब्रोकन। अगर थॉट्स ही आपकी असली पहचान होते तो आपकी पहचान हर घंटे बदलती रहती। यही रियलाइजेशन मेडिटेशन में धीरे धीरे खुलती है। आप समझने लगते हैं कि थॉट्स मौसम की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा मौजूद रहता है, एक विटनेसिंग प्रेजेंस, एक शांत अवेयरनेस। और जब इंसान उस अवेयरनेस से जुड़ना शुरू करता है, तब जिंदगी के साथ उसका रिश्ता बदलने लगता है। अब वो हर इमोशन में डूब नहीं जाता, अब वो गुस्से को महसूस कर सकता है बिना उसके गुलाम बने। अब वो सैडनेस को महसूस कर सकता है बिना खुद को कंप्लीटली होपलेस समझे। अब फियर आता है लेकिन वो इंसान को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता। यही इनर फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब प्रॉब्लम्स खत्म होना नहीं है, फ्रीडम का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी खुद को खो ना देना। और शायद यही इमोशनल मैच्योरिटी है, क्योंकि इमैच्योर माइंड हर डिस्कम्फर्ट से भागता है, लेकिन मैच्योर माइंड डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सीखता है, उसे ऑब्जर्व करना सीखता है, उससे सीखना सीखता है। आज की दुनिया में लोग हर अनकंफर्टेबल फीलिंग को तुरंत हटाना चाहते हैं। थोड़ी बोर्डम हुई तो फोन निकाल लिया, थोड़ी लोनलीनेस हुई तो डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया, थोड़ी एंग्जाइटी हुई तो खुद को किसी एक्टिविटी में डुबो दिया। लेकिन जो इंसान हर दर्द से भागता है वो कभी खुद को समझ नहीं पाता, क्योंकि दर्द कई बार मैसेज लेकर आता है। वो हमें दिखाता है कि कहाँ हीलिंग की जरूरत है, कहाँ हमने खुद को छोड़ दिया है, कहाँ हम अभी भी अप्रूवल के लिए जी रहे हैं। और जब इंसान पहली बार ऑनेस्टली खुद को देखने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कितनी थकान जमा है। सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल एग्जॉशन। सालों तक स्ट्रांग बनने की कोशिश, सालों तक दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश, सालों तक खुद को साबित करने की कोशिश। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि कई लोग खुद को इतना पुश करते रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे अंदर से टूट रहे हैं। वे हंसते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर नॉर्मल दिखते रहते हैं, लेकिन अंदर कहीं गहरा अकेलापन होता है, क्योंकि उन्होंने खुद के साथ कनेक्शन खो दिया होता है। इसीलिए साइलेंस कई लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि साइलेंस में मास्क टिकते नहीं, वहां इंसान को खुद से मिलना पड़ता है। और शुरुआत में ये मुलाकात आसान नहीं होती, क्योंकि मन तुरंत जजमेंट शुरू कर देता है। तुम बहुत पीछे हो, तुम्हें अब तक सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो। लेकिन अगर इंसान अवेयरनेस के साथ बैठा रहे तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ये आवाज़ें इनहेरिटेड हैं, ये उसकी असली आवाज़ नहीं है, ये समाज की आवाज़ है, पुराने अनुभवों की आवाज़ है, पुरानी चोटों की आवाज़ है। असल सेल्फ उससे कहीं ज़्यादा शांत और कंपैशनेट है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि हीलिंग लीनियर नहीं होती। कुछ दिन आपको लगेगा कि आप बहुत शांत हैं, फिर अचानक पुरानी एंग्जाइटी वापस आ जाएगी। कुछ दिन मेडिटेशन गहरी लगेगी, फिर कुछ दिन मन बिल्कुल कियोटिक लगेगा। और यही नॉर्मल है। समुद्र की तरह मन में भी लहरें उठती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे इंसान लहरों से ज़्यादा समुद्र को पहचानने लगता है। वो समझता है कि इमोशंस टेम्पररी हैं, कोई फीलिंग परमानेंट नहीं। और यही अंडरस्टैंडिंग सफरिंग को हल्का करने लगती है,
क्योंकि ज्यादातर दर्द इमोशन से नहीं आता, दर्द आता है उनके खिलाफ रेजिस्टेंस से। हम सैडनेस नहीं चाहते, हम फियर नहीं चाहते, हम अनसर्टेनिटी नहीं चाहते, लेकिन जीवन में ये सब आएंगे ही। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो हमेशा हैप्पी रहे, और शायद हैप्पीनेस ही अल्टीमेट गोल भी नहीं है। शायद असली गोल इनर पीस है, एक ऐसी शांति जो इमोशंस के बदलने से टूटती नहीं, जो सक्सेस या फेलियर पर डिपेंड नहीं करती, जो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और ये शांति तभी आती है जब इंसान खुद को डीपली एक्सेप्ट करना शुरू करता है, अपने लाइट को भी, अपने डार्कनेस को भी। क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने अच्छे हिस्सों को स्वीकार करता है वो अभी भी खुद से डर रहा है, लेकिन जो इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को भी कंपैशन से देख सकता है वही सच में फ्री होने लगता है। यही कारण है कि सेल्फ लव कोई सेल्फिश चीज नहीं है। असल में जो इंसान खुद से नफरत करता है वो दुनिया में भी वही पेन फैलाता है, लेकिन जो इंसान अपने भीतर शांति पैदा कर लेता है उसकी प्रेजेंस ही हीलिंग बन जाती है। वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कम करता है, वो लोगों को बदलने की कोशिश कम करता है, वो सुनना सीखता है, समझना सीखता है, और सबसे जरूरी वो खुद के साथ जेंटल होना सीखता है। कई बार हीलिंग किसी बड़े ब्रेक थ्रू से नहीं आती, कई बार हीलिंग सिर्फ इतनी सी चीज होती है कि एक दिन आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, एक दिन आप अपने मन की हर बात पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, एक दिन आप आईने में खुद को देखकर सिर्फ फ्लॉज नहीं देखते, और उस दिन पहली बार आपको महसूस होता है कि शायद इतने सालों से जिस प्यार की तलाश थी वो हमेशा आपके भीतर मौजूद था, बस आपने कभी उसकी तरफ देखा नहीं। धीरे धीरे इंसान नोटिस करने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की दीवारें तो दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर बनी हुई कैद बहुत सटल होती है। वो बिलीव्स की कैद होती है, डर की, कंपैरिजन की, और उस लगातार चलती हुई कोशिश की जिसमें इंसान खुद को काफी साबित करना चाहता है। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि कई लोग पूरी जिंदगी इस कैद में रहते हैं बिना ये समझे कि दरवाजा कभी बंद ही नहीं था। वे खुद को लगातार पुश करते रहते हैं, आराम करते हुए गिल्ट महसूस करते हैं, कुछ हासिल करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता, क्योंकि उनके भीतर एक इनविजिबल वॉइस हमेशा कहती रहती है, अभी नहीं, अभी तुम पर्याप्त नहीं हो, थोड़ा और। यही थोड़ा और इंसान को थका देता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं तो खुशी बहुत थोड़ी देर रहती है, कुछ समय बाद वही माइंड फिर किसी नई कमी की तरफ भागने लगता है। इसे ही बुद्ध ने क्रेविंग कहा था, मन का लगातार कुछ और चाहना। और क्रेविंग सिर्फ मटेरियल चीजों की नहीं होती, कई लोग इमोशनल क्रेविंग में जीते हैं। उन्हें लगातार वैलिडेशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, रीअश्योरेंस चाहिए, कोई उन्हें बार बार बताए कि वे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन चाहे दुनिया कितनी भी रीअश्योरेंस दे दे, अगर इंसान अंदर से डिस्कनेक्टेड है तो खालीपन वापस आ ही जाता है, क्योंकि बाहरी शब्द अंदर की साइलेंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसीलिए मेडिटेशन इतनी पावरफुल चीज है। वो आपको टेम्परेरीली अच्छा फील कराने के लिए नहीं है, वो आपको आपके भीतर की उस जगह तक ले जाती है जहां बिना किसी अचीवमेंट के भी शांति मौजूद है। शुरुआत में ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हमारा पूरा माइंड एक्टिविटी का एडिक्ट बन चुका है। अगर 5 मिनट भी कुछ ना करें तो बेचैनी होने लगती है। हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, कुछ देखने लगते हैं, कुछ सुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्टिलनेस में हमारा सामना खुद से होता है, और खुद से मिलना आसान नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान बैठना सीखता है, बिना भागे, बिना खुद को डिस्ट्रैक्ट किए, तब एक बहुत गहरी चीज बदलनी शुरू होती है। वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, और पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका माइंड लगातार स्टोरीज बना रहा है। एक छोटी घटना होती है और माइंड तुरंत पूरी फिल्म बना देता है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद वो मुझे पसंद नहीं करते, शायद मैं बोरिंग हूँ। और फिर इंसान उन इमेजिनरी स्टोरीज पर रिएक्ट करने लगता है। यानी हम अक्सर रियलिटी से नहीं, अपने इंटरप्रिटेशन से सफर करते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि सफरिंग हमेशा घटना से नहीं आती, सफरिंग उस मीनिंग से आती है जो माइंड उस घटना को देता है। और अवेयरनेस धीरे धीरे इस प्रोसेस को विजिबल बनाती है। आप नोटिस करने लगते हैं कि माइंड हर चीज को पर्सनल बना लेता है, हर रिजेक्शन आइडेंटिटी बन जाती है, हर क्रिटिसिज्म अटैक लगने लगता है, हर फेलियर प्रूफ बन जाता है कि मैं इनफ नहीं हूं। लेकिन मेडिटेशन के थ्रू इंसान धीरे धीरे इन स्टोरीज और रियलिटी के बीच फर्क देखना शुरू करता है। वो समझता है कि हर थॉट ट्रूथ नहीं है, और ये रियलाइजेशन लाइफ चेंजिंग होती है।
क्योंकि इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने हर नेगेटिव थॉट पर विश्वास करना बंद कर दें तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। अगर हर बार माइंड बोले तुम फेल हो और आप तुरंत उसे सच न माने, अगर हर बार फियर आए और आप उसके साथ बैठ सकें बिना भागे, अगर हर बार कंपैरिजन आए और आप खुद को याद दिला सकें कि हर इंसान का रास्ता अलग है, तो धीरे धीरे भीतर एक नई स्टेबिलिटी पैदा होने लगती है। यही इनर ग्राउंडिंग है और ये किसी बाहरी अचीवमेंट से नहीं आती, ये अवेयरनेस से आती है। लेकिन अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन कुशन पर नहीं बनती, असली प्रैक्टिस जिंदगी के बीच होती है। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे और आप तुरंत रिएक्ट ना करें, जब एंग्जाइटी आए और आप खुद को हेट करने की बजाय जेंटली ऑब्जर्व करें, जब लोनलीनेस आए और आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागने की बजाय खुद के साथ बैठें, यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे इंसान डिस्कवर करता है कि पीस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो फ्यूचर में मिलेगी। पीस अभी अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माइंड हमेशा कहीं और भाग रहा होता है। और यही वजह है कि कई स्पिरिचुअल टीचर्स बार बार प्रेजेंट मोमेंट की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान में कोई साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं होता। बर्डन हमेशा पास्ट या फ्यूचर का होता है। पास्ट गिल्ट देता है, फ्यूचर फियर देता है। लेकिन इस क्षण में अगर आप सच में रुक जाएं तो शायद सब ठीक है। अभी सांस चल रही है, अभी धरती आपको संभाले हुए है, अभी आसमान गिर नहीं रहा, अभी जीवन मौजूद है। और जब इंसान इस सिंपल ट्रूथ से जुड़ता है तो उसके भीतर ग्रैटिट्यूड पैदा होने लगता है। फिर जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम्स की लिस्ट नहीं लगती, फिर छोटी चीजें भी मीनिंगफुल लगने लगती हैं। सुबह की सनलाइट, किसी दोस्त का मैसेज, थके होने पर बिस्तर की सॉफ्टनेस, माँ की आवाज, पेड़ों से आती हवा, ये सब पहले भी थे, लेकिन अब इंसान पहली बार उन्हें महसूस करता है, क्योंकि अब वो लगातार अपने माइंड में नहीं खोया हुआ। और यही शायद अवेकनिंग का सबसे प्रैक्टिकल रूप है। हर चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देना नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी चीजों को पूरी जागरूकता से महसूस करना। लेकिन इस जर्नी में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, फॉरगिवनेस। क्योंकि जब इंसान भीतर देखना शुरू करता है तो उसे अपने पुराने वुंड्स भी दिखाई देते हैं। उसे वो लोग याद आते हैं जिन्होंने उसे हर्ट किया था, उसे अपनी गलतियां याद आती हैं, उसे वो मोमेंट्स याद आते हैं जहां उसने खुद को खो दिया था। और शुरुआत में ये सब भारी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस कंपैशन में बदलने लगती है। इंसान समझने लगता है कि ज्यादातर लोग अपने अनरिजॉल्व्ड पेन से ऑपरेट कर रहे हैं। जो इंसान दूसरों को हर्ट करता है वो खुद भी कहीं घायल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत बिहेवियर को जस्टिफाई किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये है कि हेट्रेड का बोझ हमेशा अपने ही दिल को जलाता है। फॉरगिवनेस कई बार दूसरे इंसान के लिए नहीं होता, वो खुद को फ्री करने के लिए होता है। क्योंकि जब तक आप पुराने दर्द को पकड़े रहते हैं तब तक आपका नर्वस सिस्टम अतीत में फंसा रहता है। और हीलिंग का मतलब है धीरे धीरे खुद को उस पेन की प्रिजन से बाहर लाना। लेकिन सबसे कठिन फॉरगिवनेस अक्सर खुद को करना होता है, अपने पुराने डिसीजंस के लिए, अपनी मिस्टेक्स के लिए, उन मोमेंट्स के लिए जब आप वीक थे, जब आपने खुद को छोड़ दिया था। और शायद मैच्योरिटी की शुरुआत वहीं होती है जहां इंसान खुद से कहता है, हाँ मैंने गलतियां की, हाँ मैं टूटा था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी गलतियों से डिफाइन नहीं होता। यही सेल्फ कंपैशन है। और सेल्फ कंपैशन कमजोरी नहीं है, असल में ये बहुत गहरी स्ट्रेंथ है। क्योंकि खुद को पनिश करना आसान है, लेकिन खुद को समझना, खुद को एम्ब्रेस करना, खुद को फिर से उठाना, ये करेज मांगता है। और धीरे धीरे जब इंसान खुद के साथ ये रिश्ता बना लेता है तब दुनिया भी अलग दिखने लगती है। अब हर चीज कंपटीशन नहीं लगता, हर इंसान थ्रेट नहीं लगता, हर फेलियर एंड नहीं लगता। अब जिंदगी में सॉफ्टनेस आ जाती है, और उसी सॉफ्टनेस में पहली बार इंसान ट्रूली अलाइव महसूस करता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि हीलिंग का मतलब अपने भीतर से डार्कनेस मिटा देना नहीं है। हीलिंग का मतलब है डार्कनेस से डरना बंद कर देना। क्योंकि जितना हम अपने दर्द से लड़ते हैं वो उतना ही गहरा होता जाता है। कई लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअली अवेकेंड होने का मतलब है हमेशा काम रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, कभी अपसेट ना होना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अवेयरनेस आपको इंसान होना बंद नहीं कराती, वो आपको ज्यादा इंसान बना देती है। आप अभी भी दुख महसूस करेंगे, अभी भी किसी के जाने से दर्द होगा, अभी भी रिजेक्शन चुभेगा, अभी भी कुछ रातें ऐसी होंगी जब एंग्जाइटी वापस आएगी। लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप इन इमोशंस में पूरी तरह खोएंगे नहीं। अब आपके भीतर एक विटनेस होगा जो क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा होगा, और वही विटनेस आपकी फ्रीडम है। पहले इमोशंस आपको कंट्रोल करते थे, अब इमोशंस आते हैं, रहते हैं और धीरे धीरे चले जाते हैं।
क्योंकि अब आप उन्हें पकड़कर आइडेंटिटी नहीं बना रहे। यही सबसे बड़ा बदलाव है। पहले सैडनेस आती थी और माइंड कहता था मैं ब्रोकन हूँ। अब सैडनेस आती है और अवेयरनेस कहती है इस समय सैडनेस मौजूद है। छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन यही इनर सफरिंग को बदल देता है। क्योंकि जब आप इमोशन और आइडेंटिटी को अलग करना सीख जाते हैं, तब हीलिंग नेचुरली शुरू हो जाती है। बुद्ध बार बार इम्पर्मनेंस की बात करते थे। सब कुछ बदल रहा है, हर फीलिंग बदल रही है, हर परिस्थिति बदल रही है, यहाँ तक कि आपका शरीर भी हर दिन बदल रहा है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो टेम्पररी चीज़ों को परमानेंट बनाना चाहता है। वो चाहता है कि खुशी हमेशा रहे, रिश्ते कभी ना बदलें, लोग हमेशा वैसे ही रहें जैसे वो चाहता है। लेकिन जीवन नदी की तरह है, वो रुकता नहीं। और जब इंसान चेंज को एक्सेप्ट करना सीखता है, तभी सफरिंग हल्की होने लगती है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने लगता है। इमेजिन कीजिए कोई इंसान नदी के फ्लो के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहा हो। वो थक जाएगा, लेकिन जैसे ही वो फ्लो के साथ चलना सीखता है, एनर्जी बदल जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। हम जितना रियलिटी से लड़ते हैं, उतना एग्जॉस्ट होते जाते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को क्लियरली देखना और फिर विजडम के साथ रिस्पॉन्ड करना। यही कॉन्शियस लिविंग है। आज ज़्यादातर लोग रिएक्शन में जी रहे हैं। कोई कुछ कह देता है और मूड खराब हो जाता है। कोई इग्नोर कर दे तो पूरा दिन एंग्जाइटी में निकल जाता है। एक छोटी फेलियर आती है और सेल्फ वर्थ हिल जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। आइडेंटिटी बाहरी चीज़ों पर बनी हुई है। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे अपने भीतर लौटना शुरू करता है, तब उसकी जड़ें गहरी होने लगती हैं। अब दुनिया बदलती रहती है, लेकिन भीतर थोड़ी स्थिरता बनी रहती है। और ये स्टेबिलिटी ईगो से नहीं आती, ये सरेंडर से आती है। सरेंडर मतलब जीवन को कंट्रोल करने की ऑब्सेसिव कोशिश छोड़ देना। क्योंकि सच कहें तो इंसान बहुत कम चीज़ें कंट्रोल करता है। आप वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों की राय कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को आपको प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, आप फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी माइंड हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है और इसी कोशिश से टेंशन पैदा होती है। लेकिन मेडिटेशन धीरे धीरे एक नई अंडरस्टैंडिंग लाती है कि शायद लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, शायद उसे एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। और जब इंसान एक्सपीरियंस करना शुरू करता है, तब लाइफ में डेप्थ आने लगती है। फिर वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा होता, वो सच में जी रहा होता है। और लिविंग फुली का मतलब सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करना नहीं है। इसका मतलब है हार्ट ब्रेक को भी पूरी अवेयरनेस से महसूस करना, लॉस को भी, फियर को भी। क्योंकि जो इंसान सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस चाहता है, वो आधी जिंदगी से भाग रहा है। लेकिन जो इंसान लाइफ के पूरे स्पेक्ट्रम को एम्ब्रेस कर लेता है, वो डीपली अलाइव हो जाता है। यही वजह है कि कई बार सबसे ज़्यादा सफरिंग झेल चुके लोग सबसे कंपैशनेट बन जाते हैं। क्योंकि पेन अगर अवेयरनेस के साथ जिया जाए तो वो हार्ट को खोल देता है, वो इंसान को सॉफ्टर बना देता है। लेकिन अगर पेन अनकॉन्शियसनेस में जिया जाए तो वही पेन बिटरनेस बन जाता है। और यही चॉइस हर इंसान के सामने होती है, अपने दर्द को जहर बनाना या विजडम। धीरे धीरे इंसान ये भी नोटिस करता है कि जितना वो खुद को एक्सेप्ट करता है, उतना ही दूसरों को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। अब उसे हर किसी को बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब हर डिसएग्रीमेंट युद्ध नहीं लगता। अब वो सुन सकता है बिना तुरंत डिफेंड किए। और शायद यही रियल कंपैशन है। कंपैशन का मतलब किसी पर पिटी करना नहीं है। कंपैशन का मतलब है ये समझना कि हर इंसान इनविजिबल स्ट्रगल्स लेकर चल रहा है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई दर्द है, हर गुस्से के पीछे कोई फियर है, हर ईगो के पीछे कोई इनसिक्योरिटी है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग गहरी होने लगती है, तब इंसान का बिल बदलने लगता है। अब वो लोगों को लेबल से नहीं देखता, अब वो सिर्फ बिहेवियर नहीं देखता, वो पेन भी देखता है। और ये अवेयरनेस रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है। क्योंकि ज़्यादातर रिलेशनशिप्स एक्सपेक्टेशंस के बोझ से टूटते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमेशा हमें समझे, हमेशा अवेलेबल रहे, हमेशा वैसे बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब अवेयरनेस आती है, तब इंसान धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना सीखता है। वो लव को पकड़ने की चीज़ नहीं, एक्सपीरियंस करने की चीज़ समझने लगता है। और शायद यही मैच्योर लव है, जहाँ पोजेशन कम होता है, प्रेजेंस ज़्यादा होती है, जहाँ फियर कम होता है, फ्रीडम ज़्यादा होती है। लेकिन इस जर्नी में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, पेशेंस। क्योंकि माइंड सालों से कंडीशनड है, वो ओवरनाइट शांत नहीं होगा। कुछ दिन आपको लगेगा कि आपने बहुत प्रोग्रेस कर ली, फिर अचानक पुरानी पैटर्न्स वापस आ जाएंगी,
पुरानी इनसिक्योरिटी, पुराना फियर, पुराना सेल्फ डाउट। और उन मोमेंट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद के साथ जेंटल रहना, क्योंकि हीलिंग कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो समुद्र की लहरों की तरह है, कभी काम, कभी केओटिक। लेकिन अगर इंसान प्रैक्टिस करता रहे, अवेयरनेस में लौटता रहे, तो धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बहुत फंडामेंटल बदलने लगता है। अब वो लाइफ से लगातार लड़ नहीं रहा, अब वो खुद से नफरत करके ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहा, अब वो हर मोमेंट में कुछ प्रूव नहीं कर रहा, और उसी जगह से एक नई शांति जन्म लेती है। एक ऐसी शांति जो अचीवमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती, जो कंपैरिजन से टूटती नहीं, जो लोनलीनेस में भी मौजूद रह सकती है। और शायद पहली बार इंसान समझता है कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर कहीं इंतज़ार कर रही है, वो हमेशा भीतर थी, बस माइंड इतना शोर कर रहा था कि उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे इंसान को एहसास होने लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक तरह की दौड़ थी, लेकिन मंजिल कभी साफ नहीं थी। वो भाग रहा था क्योंकि बाकी सब भाग रहे थे। वो कंपेयर कर रहा था क्योंकि दुनिया कंपैरिजन पर बनी हुई थी। वो खुद को साबित करने में लगा था क्योंकि कहीं भीतर उसे डर था कि अगर उसने प्रूव नहीं किया तो शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। और यही डर इंसान को अपने असली अस्तित्व से सबसे दूर ले जाता है, क्योंकि जब इंसान लगातार परफॉर्मेंस मोड में जीता है तब वो अपने नेचुरल सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर हर बातचीत में कैलकुलेशन होती है, हर रिश्ते में फियर होता है, हर सफलता के पीछे एंजाइटी होती है, और धीरे धीरे जीवन एक एक्सपीरियंस नहीं, एक प्रोजेक्ट बन जाता है। लेकिन जिंदगी को प्रोजेक्ट की तरह नहीं जिया जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है, और महसूस करने के लिए रुकना पड़ता है। यही रुकना मेडिटेशन सिखाती है। सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में रुकना। रिएक्ट करने से पहले रुकना, जज करने से पहले रुकना, खुद को क्रिटिसाइज करने से पहले रुकना। और उस पॉज में पहली बार अवेयरनेस प्रवेश करती है। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी सफरिंग बहुत यूनिक है, कि दुनिया में कोई उसे समझ नहीं सकता। लेकिन अगर आप सच में लोगों को ऑब्जर्व करें तो आपको एहसास होगा कि लगभग हर इंसान किसी न किसी रूप में उसी दर्द से गुजर रहा है। हर कोई एक्सेप्टेंस चाहता है, हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई डरता है कि कहीं वो अकेला ना रह जाए, हर कोई चाहता है कि उसे वैसे देखा जाए जैसा वो सच में है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग खुद ही अपना असली चेहरा छुपाए हुए हैं। वे मास्क पहनकर जी रहे हैं। कोई स्ट्रांग बनने का मास्क पहनता है, कोई फनी बनने का, कोई सक्सेसफुल बनने का, कोई स्पिरिचुअल बनने का। लेकिन मास्क चाहे जैसा हो वो थका देता है, क्योंकि इंसान को हर समय खुद को मेंटेन करना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि कई लोग अकेले में कंप्लीटली अलग महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस बंद हो जाती है। वहाँ सिर्फ वे और उनका मन बचता है। और अगर मन के साथ रिश्ता हेल्दी नहीं है तो अकेलापन अनबेरेबल लगने लगता है। इसीलिए बहुत लोग साइलेंस से डरते हैं, क्योंकि साइलेंस में डिस्ट्रैक्शंस काम नहीं करते। वहाँ आपकी सारी अनरिजॉल्व्ड इमोशंस ऊपर आने लगती हैं। लेकिन पैराडॉक्स यही है, जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा भागते हैं, हीलिंग उसी के भीतर छिपी होती है। जो लोनलीनेस हमें डराती है वही हमें खुद से मिलवा सकती है। जो सैडनेस हमें अनकंफर्टेबल लगती है वही दिल को खोल सकती है। जो अनसर्टनिटी हमें कमज़ोर लगती है वही सरेंडर सिखा सकती है। और यही स्पिरिचुअल पाथ का सबसे अनएक्सपेक्टेड हिस्सा है। ये आपको लाइफ से एस्केप करना नहीं सिखाता, ये आपको लाइफ में पूरी तरह उतरना सिखाता है, अपने पूरे ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ, बिना भागे, बिना नम हुए, बिना हर इमोशन को तुरंत फिक्स करने की कोशिश किए। आज की दुनिया में हर चीज़ फास्ट है। फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट रिलेशनशिप्स, फास्ट सक्सेस। हर कोई जल्दी में है, लेकिन इनर ट्रांसफॉर्मेशन स्लो होती है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, घाव को भरने में समय लगता है, और हार्ट को खुलने में भी। लेकिन मॉडर्न माइंड पेशेंस भूल चुका है, उसे तुरंत रिजल्ट चाहिए। इसीलिए लोग मेडिटेशन भी कई बार उसी माइंडसेट से करते हैं। कितने दिनों में पीस मिलेगी, कितने सेशंस के बाद एंजाइटी खत्म होगी। लेकिन मेडिटेशन कोई प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, ये कोई मशीन नहीं जहां इनपुट दो और आउटपुट मिल जाए। ये रिलेशनशिप है, अपने भीतर के साथ रिलेशनशिप। और हर रिलेशनशिप की तरह इसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए, जेंटलनेस चाहिए, प्रेजेंस चाहिए। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि उसकी अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं रह रही। वो चलते हुए भी प्रेजेंट महसूस करने लगता है, खाना खाते हुए भी, किसी की आंखों में देखते हुए भी। और तभी छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगती हैं। एक साधारण शाम भी पीसफुल लग सकती है।
एक क्वाइट सुबह भी मीनिंगफुल लग सकती है, क्योंकि अब माइंड लगातार कहीं और नहीं भाग रहा। अब इंसान पहली बार लाइफ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहा है। और शायद यही कारण है कि एनलाइटेंड लोग अक्सर छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी देखते हैं, क्योंकि ब्यूटी बाहर की चीज नहीं, वो अवेयरनेस की क्वालिटी है। अगर माइंड नॉइजी हो तो सबसे खूबसूरत जगह भी खाली लगती है, लेकिन अगर अवेयरनेस जाग जाए तो साधारण क्षण भी सेक्रेड महसूस होने लगते हैं। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है। असल में कंट्रोल की ऑब्सेशन ही एग्जॉशन पैदा करती है। हर चीज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश, हर आउटकम को मैनेज करने की कोशिश, हर इंसान को समझाने की कोशिश, और फिर फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि लाइफ कभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं होती। लेकिन सरेंडर का मतलब पैसिव होना नहीं है। इसका मतलब है पूरी ईमानदारी से जीवन जीना और फिर भी अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना, क्योंकि चाहे हमें पसंद हो या नहीं, जीवन अनसर्टन है। रिश्ते बदल सकते हैं, शरीर बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, और यही इम्पर्मनेंस जीवन को प्रेशियस बनाती है। अगर सब कुछ हमेशा सेम रहता तो शायद कोई चीज मीनिंगफुली नहीं लगती, लेकिन क्योंकि हर मोमेंट गुजर रहा है, इसलिए हर मोमेंट सेक्रेड है। और जब इंसान ये डीपली महसूस करता है, तब ग्रैटिट्यूड नेचुरली पैदा होने लगता है। अब वो सिर्फ बड़ी अचीवमेंट्स के लिए थैंकफुल नहीं होता, वो एग्जिस्टेंस के लिए थैंकफुल होने लगता है। सांस के लिए, आसमान के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे प्यार दिया, यहां तक कि उन दर्दों के लिए भी जिन्होंने उसे जगाया। क्योंकि कई बार सफरिंग ही इंसान को पहली बार भीतर देखने पर मजबूर करती है। अगर सब कुछ हमेशा कंफर्टेबल होता तो शायद कोई खुद को कभी जान ही ना पाता। इसीलिए कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस पेन को एनिमी नहीं मानती, वे उसे डोरवे मानती हैं। एक ऐसा दरवाजा जो अगर अवेयरनेस के साथ पार किया जाए तो इंसान को अपने असली स्वरूप तक ले जा सकता है। लेकिन इसके लिए करेज चाहिए, क्योंकि खुद को सच में देखना आसान नहीं। अपने ईगो के पीछे छिपना आसान है, अपने डिस्ट्रैक्शंस में खो जाना आसान है, लेकिन साइलेंस में बैठना और अपने हार्ट की सच्चाई सुनना, ये करेज मांगता है। और शायद यही रियल स्पिरिचुअलिटी है। कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं, कोई सुपीरियर फीलिंग नहीं, बस इतना कि इंसान धीरे धीरे ऑथेंटिक होने लगे। वो प्रिटेंड करना कम कर दे, वो खुद को पनिश करना कम कर दे, वो दूसरों से कंपैरिजन कम कर दे, और उसी जगह से एक गहरी सॉफ्टनेस जन्म लेती है। फिर इंसान सिर्फ खुद को नहीं, पूरी दुनिया को अलग नजर से देखने लगता है। अब पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहते, अब बारिश सिर्फ पानी नहीं रहती, अब कोई अजनबी सिर्फ स्ट्रेंजर नहीं लगता। हर चीज में एक कनेक्टेडनेस महसूस होने लगती है, जैसे जीवन अलग अलग टुकड़ों में नहीं, एक ही फ्लो में बह रहा हो। और उसी फ्लो में कहीं धीरे धीरे इंसान डिस्कवर करता है कि जिसे वो इतने सालों से खोज रहा था, वो कोई फ्यूचर अचीवमेंट नहीं थी, वो उसका अपना अवेकेंड हार्ट था। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी भूख सफलता की नहीं थी, कनेक्शन की थी। वो सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, वो महसूस करना चाहता था कि उसका अस्तित्व मायने रखता है, कि वो अकेला नहीं है, कि उसके भीतर जो दर्द है उसे कोई समझ सकता है। लेकिन आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड दिखते हैं और पहले से ज्यादा डिसकनेक्टेड महसूस करते हैं। हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन दिल की बात कहने वाला कोई नहीं। दिन भर नोटिफिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन भीतर फिर भी खालीपन रह सकता है, क्योंकि इंसान की आत्मा अटेंशन से नहीं भरती, वो प्रेजेंस से भरती है। सच्ची प्रेजेंस, जहां कोई आपको फिक्स करने की कोशिश ना करे, जहां कोई आपको जज ना करे, जहां आपको किसी मास्क की जरूरत ना पड़े। और शायद यही वजह है कि जब कोई इंसान पहली बार सच में सुना हुआ महसूस करता है तो उसके भीतर कुछ पिघलने लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझे जाने की भूख लेकर जीते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान खुद को सुनना नहीं सीखता, तब तक कोई दूसरा भी उसे पूरी तरह नहीं समझ सकता। इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी आखिरकार खुद के पास लौटने की यात्रा है, अपने भीतर उस जगह तक लौटना जहां आप दुनिया की एक्सपेक्टेशंस से पहले मौजूद थे, जहां आप सिर्फ एग्जिस्टेंस थे, शुद्ध, जीवित, पर्याप्त। धीरे धीरे मेडिटेशन इंसान को ये एहसास दिलाती है कि उसकी अवेयरनेस किसी भी थॉट से बड़ी है। आपका माइंड कह सकता है तुम फेल हो, लेकिन अवेयरनेस क्वाइटली देख सकती है कि ये सिर्फ एक थॉट है। माइंड कह सकता है कोई तुमसे प्यार नहीं करता,
लेकिन अवेयरनेस नोटिस कर सकती है कि ये एक पुराना फियर बोल रहा है। और जितना इंसान अवेयरनेस में रूटेड होता जाता है, उतना थॉट्स की पावर कम होने लगती है। थॉट्स आते हैं लेकिन वे एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं लगते, और शायद यही लिबरेशन की शुरुआत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने माइंड के साथ इतने फ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें लगता है वही उनकी आइडेंटिटी है। अगर माइंड दुखी है तो वे सोचते हैं मैं दुख हूँ, अगर माइंड एंग्शियस है तो वे सोचते हैं मैं एंग्जाइटी हूँ। लेकिन मेडिटेशन धीरे धीरे एक दूरी पैदा करती है, एक लविंग डिस्टेंस, जहां आप अपने अनुभवों को देख सकते हैं बिना उनमें डूबे, और यही डिस्टेंस हीलिंग बन जाती है। धीरे धीरे इंसान ये भी नोटिस करता है कि उसके भीतर दो आवाजें हैं। एक आवाज फियर की, जो हमेशा कंपैरिजन करती है, जो हमेशा कहती है और चाहिए, जो हमेशा वरिड रहती है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। और दूसरी आवाज बहुत शांत है, इतनी शांत कि अक्सर शोर में दब जाती है। वो कहती है रुको, सांस लो, तुम सेफ हो, तुम्हें हर समय भागने की जरूरत नहीं। लेकिन मॉडर्न लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर पहली आवाज को मजबूत करता है। एडवर्टाइजमेंट्स आपको बताते हैं कि आप इनकम्प्लीट हैं, सोशल मीडिया आपको कंपेयर कराता है, प्रोडक्टिविटी कल्चर आपको गिल्ट फील कराता है अगर आप आराम करें, और धीरे धीरे इंसान ये भूल जाता है कि सिंपली एग्जिस्टिंग भी इनफ हो सकता है। वो हर समय कुछ बनने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान एक दिन रुक जाए और खुद से पूछे, अगर मुझे किसी को कुछ प्रूव ना करना पड़े तो मैं कौन हूं? ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि शायद पहली बार इंसान रियलाइज करेगा कि उसकी पूरी आइडेंटिटी बोरोड थी, समाज से, परिवार से, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से। और यही रियलाइजेशन पेनफुल भी हो सकती है, लेकिन फ्रीइंग भी, क्योंकि अब पहली बार उसके पास चांस है ऑथेंटिक लाइफ जीने का। ऐसी जिंदगी जो फियर से नहीं, अवेयरनेस से चलती हो, जहां डिसीजन सिर्फ अप्रूवल पाने के लिए ना लिए जाए, जहां काम सिर्फ स्टेटस के लिए ना किया जाए, जहां रिलेशनशिप्स लोनलीनेस से भागने के लिए ना बनाए जाए, बल्कि जहां हर चीज प्रेजेंस से जन्म ले। धीरे धीरे इंसान डिस्कवर करता है कि हैप्पीनेस और प्लेजर अलग चीजें हैं। प्लेजर टेम्परेरी होता है, कुछ देर एक्साइटमेंट देता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन पीस गहरी होती है, वो साइलेंस में भी मौजूद रह सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीस अक्सर तब आती है जब इंसान चेजिंग छोड़ देता है, जब वो हर समय फ्यूचर में जीना बंद कर देता है, जब वो पहली बार इस मोमेंट को पूरी तरह महसूस करता है, अभी, यहीं। क्योंकि जीवन हमेशा अभी में ही हो रहा है, बाकी सब मेमोरी या इमेजिनेशन है। लेकिन माइंड इतना कंडीशनड है कि वो इस मोमेंट में टिक नहीं पाता, वो हमेशा अगले पल में भाग जाता है। और यही एंडलेस मेंटल मूवमेंट एग्जॉशन पैदा करती है। इसीलिए कई लोग फिजिकली नहीं, मेंटली टायर्ड होते हैं। उनका शरीर नहीं, उनका माइंड थका हुआ होता है। सालों की ओवरथिंकिंग, सालों की वरिंग, सालों की सेल्फ जजमेंट। और मेडिटेशन धीरे धीरे उस टायर्ड माइंड को रेस्ट देना शुरू करती है। कोई फोर्स नहीं, कोई फाइट नहीं, बस अवेयरनेस, बस सांस, बस रिटर्निंग, बार बार रिटर्निंग। और इसी सिंपल प्रैक्टिस में एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन छिपा है, क्योंकि हर बार जब आप प्रेजेंट मोमेंट में लौटते हैं, आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो विशाल स्पेस हैं जिसमें थॉट्स आते जाते हैं। और जब ये अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाती है, तब लाइफ में एक नेचुरल कंपैशन जन्म लेता है। अब आप खुद पर थोड़ा कम कठोर होते हैं, दूसरों पर भी। अब आप हर गलती को कैटास्ट्रोफी नहीं बनाते, अब आप फेलियर को भी ह्यूमैनिटी का हिस्सा समझते हैं। और शायद यही विजडम है, परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस, कंट्रोल नहीं, कॉन्शियसनेस, फियर नहीं, लव। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य खुद को साबित करना नहीं था, उद्देश्य था खुद को जानना। और खुद को जानना कोई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, साइलेंस में, अवेयरनेस में, सांसों के बीच के उस छोटे से स्पेस में जहां कुछ क्षणों के लिए माइंड शांत हो जाता है। और उसी शांति में इंसान पहली बार महसूस करता है कि शायद वो कभी टूटा हुआ था ही नहीं, वो सिर्फ अपने असली स्वरूप को भूल गया था। और अब धीरे धीरे वो घर वापस लौट रहा है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि असली फ्रीडम बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती,
क्योंकि अगर फ्रीडम सिर्फ परफेक्ट परिस्थितियों पर डिपेंड करती तो शायद इस दुनिया में कोई भी ट्रूली पीसफुल नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ गलत रहेगा, हमेशा कुछ अधूरा रहेगा, हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। फिर भी कुछ लोग भीतर से शांत क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उन्होंने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कम कर दी होती है। उन्होंने रियलिटी से लड़ना थोड़ा छोड़ दिया होता है, और सबसे जरूरी, उन्होंने खुद के खिलाफ युद्ध बंद कर दिया होता है। शायद यही सबसे बड़ी हीलिंग है, अपने ही माइंड के साथ एनिमी की तरह नहीं, फ्रेंड की तरह जीना। क्योंकि इमेजिन कीजिए कि आप पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बंद कमरे में हो जो हर समय आपको क्रिटिसाइज करे, हर गलती याद दिलाए, हर डर बढ़ाए, हर समय कहे कि तुम इनफ नहीं हो। कितनी एग्जॉस्टिंग जिंदगी होगी। लेकिन यही तो ज्यादातर लोग अपने भीतर जी रहे हैं। उनका इनर डायलॉग कंपैशन से नहीं, क्रिटिसिज्म से भरा हुआ है, और धीरे धीरे वे उसी आवाज पर विश्वास करने लगते हैं। यही कारण है कि अवेयरनेस इतनी जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस उस आवाज और आपकी असली पहचान के बीच स्पेस पैदा करती है। अब थॉट आता है, लेकिन आप तुरंत उसमें खो नहीं जाते। अब फियर आता है, लेकिन आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इनसिक्योरिटी आती है, लेकिन आप उसे आइडेंटिटी नहीं बनाते। और शायद यही अवेकनिंग का प्रैक्टिकल मीनिंग है। कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि ये एबिलिटी कि आप अपने माइंड के हर स्टॉर्म में बह न जाएं। धीरे धीरे इंसान ये भी नोटिस करता है कि सफरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा रेजिस्टेंस से पैदा होता है। हम सैडनेस को रिजेक्ट करते हैं, फियर को रिजेक्ट करते हैं, लोनलीनेस को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जितना हम किसी इमोशन को पुश अवे करते हैं, वो उतना ही स्ट्रांग होकर वापस आता है। क्योंकि इमोशंस एनिमीज नहीं हैं, वे मैसेजेस हैं। फियर कई बार प्रोटेक्शन चाहता है, सैडनेस कई बार हीलिंग चाहती है, एंगर कई बार किसी पुराने दर्द की आवाज़ होता है। लेकिन अगर इंसान बिना अवेयरनेस के जी रहा हो तो वो सिर्फ रिएक्ट करता रहता है, और रिएक्शन अनकॉन्शियसनेस से पैदा होता है, जबकि रिस्पॉन्स कॉन्शियसनेस से। यही दोनों में फ़र्क है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस। मेडिटेशन धीरे धीरे रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक पॉज पैदा करती है, और उसी पॉज में फ्रीडम छिपी होती है। किसी ने कुछ कहा, पहले आप तुरंत हर्ट हो जाते थे, अब एक छोटा सा स्पेस बनता है, एक अवेयरनेस जो क्वाइटली देख रही है, और उस एक छोटे पॉज की वजह से पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि ज़्यादातर रिग्रेट्स अनकॉन्शियस रिएक्शन से पैदा होते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द, फियर में लिए गए फैसले, इनसिक्योरिटी से बने रिश्ते। लेकिन जब अवेयरनेस बढ़ती है, तब इंसान धीरे धीरे कॉन्शियस लिविंग की तरफ बढ़ता है। अब वो सिर्फ हैबिट से ऑपरेट नहीं करता, अब वो खुद को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। क्योंकि जिस चीज़ को आप पूरी क्लैरिटी से देख लेते हैं, उसके गुलाम रहना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि उसके भीतर जितना पेन है, उतनी ही लव की कैपेसिटी भी है। असल में दोनों जुड़े हुए हैं। जो इंसान डीपली फील कर सकता है, वही डीपली लव भी कर सकता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने लोगों को नम बना दिया है। लोग फील करने से डरते हैं, इसलिए वे डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। लेकिन नमनेस की समस्या ये है कि वो सिर्फ दर्द को बंद नहीं करती, वो जॉय को भी बंद कर देती है, और फिर जिंदगी फ्लैट लगने लगती है। न बहुत दुख, न बहुत खुशी, बस एक कांस्टेंट एम्प्टीनेस। इसीलिए अवेयरनेस का रास्ता वल्नरेबिलिटी मांगता है। दिल को फिर से खोलना पड़ता है, और हार्ट खोलना रिस्की लगता है, क्योंकि जहां लव है वहां लॉस की पॉसिबिलिटी भी है, जहां कनेक्शन है वहां हार्ट ब्रेक की भी। लेकिन जो इंसान सिर्फ पेन से बचना चाहता है, वो लाइफ की डेप्थ भी खो देता है। और शायद यही रीजन है कि अवेकेंड लोग लाइफ को पूरी इंटेंसिटी से जीते हैं। वे जानते हैं कि सब टेम्पररी है, फिर भी वे पूरी प्रेजेंस से प्यार करते हैं, पूरी अवेयरनेस से हंसते हैं, पूरी ओपननेस से जीते हैं। क्योंकि इम्पर्मानेंस उन्हें डराती नहीं, वो उन्हें जगाती है, उन्हें याद दिलाती है कि ये क्षण वापस नहीं आएगा। ये सांस यूनिक है, ये दिन यूनिक है, ये जीवन यूनिक है। और जब इंसान ये डीपली महसूस करता है, तब ग्रैटिट्यूड नेचुरली पैदा होने लगता है। अब उसे हर समय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी लाइफ ही मिरेकल लगने लगती है। सुबह उठना, सांस लेना, किसी अपने की आवाज़ सुनना, शाम का आसमान देखना, ये सब सिंपल चीज़ें सडनली सेक्रेड महसूस होने लगती हैं। क्योंकि अब माइंड लगातार फ्यूचर में नहीं भाग रहा, अब अवेयरनेस लाइफ को डायरेक्टली टच कर रही है। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि जितना वो प्रेजेंट होता जाता है, उतना फियर कम होने लगता है। क्योंकि फियर लगभग हमेशा फ्यूचर से जुड़ा होता है।
व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में अक्सर चीजें उतनी डरावनी नहीं होती जितनी माइंड इमेजिन करता है। अभी इस क्षण शायद आप सेफ हैं, शायद धरती अभी भी आपको संभाले हुए है, शायद लाइफ अभी भी फ्लो कर रही है, और अवेयरनेस बार बार इंसान को इसी ट्रुथ में वापस लाती है। यही कारण है कि मेडिटेशन सिर्फ स्ट्रेस रिडक्शन नहीं है, ये रियलिटी के साथ रिलेशनशिप बदल देती है। अब लाइफ एनिमी नहीं लगती, अब हर अनसर्टेनिटी थ्रेट नहीं लगती। अब इंसान धीरे धीरे ट्रस्ट करना सीखता है, लाइफ को, अपने हार्ट को, अपने अस्तित्व को। और शायद यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, जब इंसान फाइनली ये समझ लेता है कि उसे हर समय किसी और बनने की ज़रूरत नहीं, कि उसकी वर्दीनेस किसी अचीवमेंट से नहीं आती, कि उसका अस्तित्व ही पर्याप्त है। और उसी रियलाइजेशन में एक गहरी सॉफ्टनेस जन्म लेती है। अब वो खुद को पनिश नहीं करता, अब वो दूसरों से एंडलेसली कंपेयर नहीं करता, अब वो हर समय दौड़ नहीं रहा, अब वो पहली बार सच में जी रहा है, धीरे धीरे, सांस दर सांस, प्रेजेंस में, अवेयरनेस में। और उसी साइलेंस में कहीं उसे महसूस होता है कि जिस पीस को वो दुनिया भर में खोज रहा था, वो हमेशा उसके अपने भीतर इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जीवन का असली परिवर्तन बाहर नहीं, परसेप्शन में होता है। वही दुनिया रहती है, वही लोग, वही समस्याएं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदलता है तब पूरा अनुभव बदल जाता है। पहले जहां हर सिचुएशन थ्रेट लगती थी, अब वही सिचुएशन लर्निंग लगने लगती है। पहले जहां हर फेलियर आइडेंटिटी पर हमला लगता था, अब वही फेलियर ग्रोथ का हिस्सा दिखाई देने लगता है। पहले जहां अकेलापन डरावना लगता था, अब वही साइलेंस हीलिंग जैसा महसूस होने लगता है। यही अवेयरनेस की शक्ति है। वो रियलिटी को हटाती नहीं, वो आपको रियलिटी के साथ एक नया रिश्ता देती है। और शायद पहली बार इंसान समझता है कि उसकी पूरी जिंदगी रिएक्शंस में बीत रही थी। किसी ने तारीफ की, मूड अच्छा, किसी ने इग्नोर किया, मूड खराब। कुछ हासिल हुआ, खुशी, कुछ खो गया, डिस्पेयर। यानी पूरा इमोशनल सिस्टम बाहर की परिस्थितियों के हाथ में था। लेकिन मेडिटेशन धीरे धीरे भीतर एक ऐसा केंद्र बनाती है जो थोड़ी स्टेबिलिटी देता है। अब खुशी आती है लेकिन डेस्परेशन नहीं, दुख आता है लेकिन होपलेसनेस नहीं। अब इमोशंस हैं लेकिन अवेयरनेस भी है, और अवेयरनेस एवरीथिंग बदल देती है। धीरे धीरे इंसान ये भी नोटिस करता है कि जितना वो प्रेजेंट होता जाता है, उतना उसकी सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है। अब वो लोगों के पेन को महसूस कर सकता है। अब वो समझ सकता है कि कई लोग सिर्फ इसलिए कठोर हैं क्योंकि वे भीतर से डरे हुए हैं। अब उसे ये दिखाई देने लगता है कि दुनिया में जितना एंगर है, उसके पीछे उतना ही अनहील्ड पेन भी है। और ये अंडरस्टैंडिंग हार्ट को सॉफ्टर बना देती है। अब कंपैशन कोई मॉरल आइडिया नहीं रहता, वो नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर सफरिंग को समझ लेता है, तब वो दूसरों की सफरिंग को भी अलग नज़र से देखने लगता है। और शायद यही रीज़न है कि अवेकेंड लोग दूसरों को जल्दी जज नहीं करते। वे बिहेवियर के पीछे का फियर देख लेते हैं, ईगो के पीछे की इनसिक्योरिटी, कंट्रोल के पीछे की हेल्पलेसनेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे सब कुछ टॉलरेट करते हैं। अवेयरनेस वीक नहीं बनाती, वो सिर्फ अनकॉन्शियस हेट्रेड को कम कर देती है। अब इंसान बाउंड्रीज भी बना सकता है, लेकिन बिटरनेस के बिना। वो ना भी कह सकता है गिल्ट के बिना। वो दूर भी जा सकता है, लेकिन नफरत के बिना। और यही मैच्योर कंपैशन है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि लव का मतलब पोजेशन नहीं है, लव का मतलब कंट्रोल नहीं है। लव का मतलब है किसी को पूरी प्रेजेंस से देखना, बिना उसे अपने फियर के अनुसार बदलने की कोशिश किए। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब इंसान खुद को भी वैसे देखना सीख जाए। क्योंकि जो इंसान खुद को लगातार जज कर रहा हो, वो दूसरों को भी अनकॉन्शियसली जज करेगा। जो खुद से लड़ रहा हो, वो दुनिया से भी लड़ता रहेगा। इसलिए इनर पीस कोई सेल्फिश चीज़ नहीं है। असल में जब एक इंसान भीतर से हील होता है, तो उसका असर उसके हर रिलेशनशिप पर पड़ता है। उसकी एनर्जी बदल जाती है, उसकी प्रेजेंस बदल जाती है। अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो लिसन करता है। अब वो सिर्फ इम्प्रेस नहीं करता, वो कनेक्ट करता है। और कनेक्शन ही शायद इंसान की सबसे गहरी ज़रूरत है। लेकिन रियल कनेक्शन तभी पॉसिबल है जब मास्क्स गिरने लगें, जब इंसान धीरे धीरे प्रिटेंड करना छोड़ दे, जब वो खुद को सिर्फ अचीवमेंट से डिफाइन करना बंद कर दे, जब वो वल्नरेबल होने से न डरे।
और वल्नरेबिलिटी बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि वहीं ऑथेंटिसिटी जन्म लेती है, वहीं रियल इंटीमेसी पैदा होती है, जब दो इंसान मास्क्स के पीछे नहीं, अपने सच के साथ मिलते हैं। लेकिन इसके लिए करेज चाहिए, क्योंकि ईगो हमेशा प्रोटेक्शन चाहता है, वो इमेज बनाना चाहता है, वो परफेक्ट दिखना चाहता है। लेकिन हार्ट परफेक्शन नहीं चाहता, हार्ट ट्रूथ चाहता है, और ट्रूथ हमेशा थोड़ा रॉ होता है, थोड़ा इम्परफेक्ट, थोड़ा मेसी, लेकिन वहीं लाइफ भी होती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, ये पूरी जागरूकता के साथ दुनिया में रहना है, काम करना लेकिन खुद को खोए बिना, रिश्ते निभाना लेकिन डिपेंडेंसी में डूबे बिना, सपने देखना लेकिन अपनी वर्थ उनसे अटैच किए बिना। यही बैलेंस विजडम है, क्योंकि एक्सट्रीम हमेशा सफरिंग पैदा करते हैं, बहुत अटैचमेंट सफरिंग, बहुत अवॉइडेंस भी सफरिंग। लेकिन अवेयरनेस बीच का रास्ता दिखाती है, जहां इंसान लाइफ को पूरी तरह जीता है लेकिन उससे चिपकता नहीं, और यही फ्रीडम है। धीरे धीरे ये फ्रीडम छोटी छोटी चीज़ों में महसूस होने लगती है। अब साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगता, अब अकेले बैठना पनिशमेंट नहीं लगता, अब हर खाली मोमेंट को डिस्ट्रैक्शन से भरने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि अब इंसान खुद की कंपनी से भाग नहीं रहा। और शायद यही सबसे खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है, जब इंसान फाइनली खुद के साथ घर जैसा महसूस करने लगे, जब उसे हर समय किसी और बनने की ज़रूरत न लगे, जब वो धीरे धीरे उस एंडलेस रेस से बाहर आने लगे। और तब एक दिन बहुत साधारण से क्षण में, शायद सुबह की चाय पीते हुए या शाम के आसमान को देखते हुए, अचानक उसे महसूस होता है कि जिंदगी हमेशा इसी क्षण में थी। इतने सालों तक माइंड फ्यूचर में भागता रहा, लेकिन लाइफ तो हमेशा अभी थी, इस सांस में, इस हार्ट बीट में, इस साइलेंस में। और उसी क्षण शायद पहली बार इंसान सच में रिलैक्स करता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि उसे दुनिया जीतने की ज़रूरत नहीं थी, उसे सिर्फ खुद तक लौटना था। और जो जर्नी इतनी लंबी लग रही थी, उसका अंत कहीं बाहर नहीं, उसी के भीतर था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कहीं भीतर आपको भी लगा हो कि शायद आप पहले से ही पर्याप्त हैं, तो इस एहसास को अपने साथ लेके जाइए। धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के, खुद से दोस्ती कीजिए। और अगर आप ऐसी और गहरी ऑडियो बुक जर्नी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शायद अगली कहानी भी आपको थोड़ा और अपने करीब ले आए।